सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। फेडरलिज्म का हम सेकंड पार्ट कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने इससे पहले पहला पार्ट कंटिन्यू करा हुआ एंड आई होप आप लोगों ने ऐप डाउनलोड जरूर करा होगा। उसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको क्लास 6 to 12 सब कुछ मिल जाती है। इसीलिए तो बात करते हैं बैलेंस ऑफ द पावर। ये एक एनसीईआरटी का टॉपिक ही है। इसके ऊपर क्या फोकस कराया गया है दोस्तों, अगर आप देखने की ये कोशिश करोगे कि बैलेंस ऑफ द पावर क्या फेडरलिज्म के लिए सही है या नहीं, तो अगर हम इस चीज को बैलेंस ऑफ द पावर को सेंट्रल और स्टेट के वेरियस फेडरेशन में पढ़ने की कोशिश करें तो हमें समझ में आता है कि अलग अलग देशों के संघीय ढांचों में केंद्रीय और राज्य सरकार के बीच अलग अलग तरह के सत्ता का संतुलन है, जिसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पर संघ का निर्माण हुआ था उस पर यह संतुलन निर्भर करता है। कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से फेडरलिज्म भारत के अंदर इस्तेमाल होता है, जरूरी नहीं है कि उस तरीके का फेडरलिज्म दूसरी कंट्रियों में भी इस्तेमाल होता हो। हमने एग्जाम्पल के लिए हमने फेडरलिज्म जो है वो कनाडा की कंट्री से लिया है, और कनाडा की कंट्री से अगर फेडरलिज्म को लिया गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कनाडा का फेडरलिज्म यानी कि संघवाद भी सेम वैसा ही काम करता हो नेचर में, जिस तरीके से इंडिया के फेडरलिज्म की बात हमने अपने संविधान में देखी हुई है। अगर आप अपनी एनसीईआरटी की बुक को देखते हैं, खोलते हैं, तो समझ में आता है कि जितनी भी रेड कंट्रियां यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है उन सभी के अंदर फेडरलिज्म का सिस्टम है। लेकिन ऑफ कोर्स इनका अपना खुद का इतिहास होगा, हिस्ट्री होगी, जिन्होंने अपने हिसाब से फेडरलिज्म को कंप्लीट कर रखा होगा। तो चाइना आप देख सकते हैं कि चाइना के अंदर फेडरलिज्म स्ट्रक्चर नहीं है, और बहुत सारी चिली की कंट्री है, यहाँ पे ग्रीनलैंड है, जो अभी भी फेडरलिज्म के स्ट्रक्चर पे काम नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी ये देश कॉन्स्टिट्यूशनल बेस्ड हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो वैसे तो मोटे मोटे तौर पर फेडरलिज्म के रूट कॉज दो ही तरीके के हैं। फेडरलिज्म दो ही तरीके से देखने को मिलते हैं। नंबर 1 कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म, जिसे बोलते हैं संघ का एक साथ आना, और वो यूएसए के अंदर, स्विट्जरलैंड के अंदर और ऑस्ट्रेलिया के अंदर इस तरीके का फेडरलिज्म है। दूसरा है होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म, इसे बोलते हैं हम लोग इंडिया, स्पेन और बेल्जियम। इसका मतलब भी एक साथ आना ही है, लेकिन एक साथ जुड़ के बने रहना। एग्जाम्पल के लिए हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर फेडरलिज्म कुछ ऐसा है कि राजस्थान, यूपी, बिहार, मद्रास, मध्य प्रदेश, ऐसा कितने भी स्टेट ले लो, ये सारे सेंट्रल के अंडर में ही आते हैं, तो इसे हम होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म बोलते हैं। लेकिन अगर हम यूएसए की कंट्री की बात करें तो यूएसए की कंट्री की अपने खुद के स्टेट्स हैं, और हर किसी स्टेट की अपनी खुद की मोनोपोली है। तो ऐसे में वहाँ पे जहाँ पर कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म पाया जाता है वहाँ पर स्टेट ज़्यादा स्ट्रांग माना जाता है, जबकि जहाँ पर होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म पाया जाता है वहाँ पे सेंट्रल ज़्यादा स्ट्रांग माना जाता है। तो इन दोनों में बेसिक सा छोटा सा डिफरेंट ये हमें देखने को मिलता है। तो अगेन मैंने क्या कहा कि हर किसी कंट्री की फेडरलिज्म स्ट्रक्चर अलग हो सकती है। हमारी कंट्री के अंदर भी ऐसा ही फेडरलिज्म स्ट्रक्चर है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। हमने फेडरलिज्म ये देखा कि यहाँ पर हमारा होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म है, तो ऐसे में हमारा सेंट्रल ज़्यादा स्ट्रांग है स्टेट के कंपैरिजन में। लेकिन स्टेट और सेंट्रल का अपना खुद का जुरिडिक्शन है, और दोनों को मिलकर आपस में काम करने की ज़रूरत होती है। लेकिन फिर भी हमारा फेडरलिज्म थोड़ा सा यूनिक है। क्यों? क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर होने के बावजूद भी हम लोगों ने अनइक्वल पावर सिस्टम दे रखी है। जैसे कि कुछ यूनिट्स हैं, कुछ स्टेट्स हैं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट की बहुत सारे स्टेट, जिनको हम लोगों ने अपने संविधान में फेडरलिज्म होने के बावजूद भी स्पेशल प्रोविंस दे रखे हैं। फिर भी हम लोग यहाँ पे देश में संघवाद को चला रहे हैं। अब इंडियन फेडरलिज्म है क्या? देखो, वैसे तो फेडरलिज्म शब्द जो है फेडरेशन शब्द से आता है, और फेडरेशन शब्द जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में इस्तेमाल नहीं करा गया है। तो ऐसे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको फॉर्म्ड कर कर इसको फेडरलिज्म का नाम दिया। और फेडरलिज्म का नाम अगर आप देखें तो गठबंधन या गठन करना या संघवाद बनाना है। ऐसे में शुरुआती समय में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारे पास दो ही तरीके का फेडरलिज्म सिस्टम हमें देखने को मिलता था, और दो तरीके का जो फेडरल स्ट्रक्चर था, पहला था सेंट्रल और दूसरा था स्टेट। लेकिन हमारे देश में आज़ादी के टाइम पीरियड पर सिर्फ दो ही पावर शेयरिंग में दो ही लेवल की यूनिट्स काम करती थी। लेकिन 1990 के बाद हमने ये महसूस करा कि हमें थर्ड लेवल का स्ट्रक्चर भी जानना ज़रूरी है, थर्ड लेवल का स्ट्रक्चर भी बनाना ज़रूरी है, जो 1990 के बाद आया। सोचिए, क्लास 11th में इसके बारे में काफ़ी डीपली समझाया गया है। अगर आपने हमने पॉलिटिकल सीरीज़ नहीं देखी क्लास 11th की तो उसे ज़रूर जाके वॉच आउट करिएगा, उसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो ऐसे में यूनियन, स्टेट, लोकल
ये यूनियन और स्टेट लेवल की गवर्नमेंट तो 1990 से पहले से थी, जब से देश आजाद था, लेकिन 1990 के बाद फेडरल स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत चेंज करा गया और 74 और 73 अमेंडमेंट एक्ट करा गया। और 74 अमेंडमेंट एक्ट करने के बाद हमने थर्ड लेवल की गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट में जोड़ दी। और लोकल गवर्नमेंट जो शहरों के अंदर होती है वो म्यूनसिपैलिटी के अकॉर्डिंग चलती है, और जो गांव के अंदर होती है वो पंचायत व्यवस्था के अकॉर्डिंग चलाई जाती है। तो ऐसे में जब वीडियो लेक्चर सीरीज आगे बढ़ेगा तो इसके बारे में भी डिटेल डिस्कशन होगी, लेकिन ऑफ कोर्स क्योंकि अभी भी स्टेट और सेंट्रल के बीच में कोई डिस्प्यूट ना हो जाए, इसलिए फेडरल स्ट्रक्चर की वजह से हमारे देश में लिस्ट बनाई गई है और पावर को डिवाइड कर दिया गया है। एक है यूनियन लिस्ट, जैसे हिंदी में बोलते हैं हम लोग संघीय सूची। इसमें 97 विषय है, जैसे सब्जेक्ट है डिफेंस, बैंकिंग, फॉरेन अफेयर्स। ऐसे काम सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट इसमें किसी प्रकार का रोल नहीं दे सकता। ये संविधान में पहले से ही मेंशन है, जैसे डीमोनेटाइजेशन होना, नोटबंदी होना, कोरोना के टाइम पीरियड में देश को बंद कर देना। तो ऐसे में ये डिसीजन सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही ले सकती है, और वो सारे काम पहले से संविधान के सब्जेक्ट्स में फिट हो रखे। इससे ज़्यादा एक क्या 0.1% भी काम सेंट्रल नहीं कर सकता। दूसरा स्टेट जो है वो 66 सब्जेक्ट है उसके पास, जैसे अपनी एग्रीकल्चर लैंड पे काम कराना, पुलिस, पब्लिक हेल्थ केयर, ज़मीन से रिलेटेड, इन सब में काम करने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार का होता है। इसलिए स्टेट लिस्ट को राज्य सूची का नाम दिया जाता है। उसके बाद आता है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसे समवर्ती सूची बोला जाता है। तो दोस्तों समवर्ती सूची के अंदर 47 सब्जेक्ट्स हैं। इसमें ज़्यादातर यूनियन टेरिटरी, दिल्ली, पौंडीचेरी, इनसे रिलेटेड काम होते हैं। इसमें ज़्यादातर सेंट्रल ही स्ट्रांग होता है, क्योंकि ऐसी जगहों पे सीएम या क्या कहते हैं आपके दूसरे कोई हेड नहीं होते हैं। तो इसका काम भी कौन करता है? सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट भी काम करती है, लेकिन उसके अपने खुद के जुरिडिक्शन अलग से होते हैं। अब मान लो कि इन तीनों सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई ऐसा नया काम निकल जाए जो समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस लिस्ट में आना चाहिए, ताकि आपस में इन दोनों के बीच में लड़ाई ना हो, नहीं तो कोर्ट को दोबारा आना पड़ेगा। ऐसे में इस लिस्ट को बोलते हैं रेसिडरी लिस्ट। रेसिडरी लिस्ट को बोलते हैं अफसोस, लिखा हुआ है यहाँ पे अफसोस, अपशिष्ट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा, इसे अपशिष्ट बोलते हैं, अपशिष्ट सूची बोलते हैं। ये दोस्तों हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था ये। इसमें मान लीजिए कि तीनों काम में से कोई भी काम जो है तीनों लिस्ट में नहीं आ रहा है, तो ऐसे में जब भी कोई नया काम आता है तो दोस्तों उसकी पावर यूनियन गवर्नमेंट के पास ही होती है। सो रेसिडरी लिस्ट के बारे में आप लोगों को काफ़ी डिटेल में समझ में आ गया। जैसे कि अब बात करते हैं हम लोग फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में। इंडिया के अंदर फेडरलिज्म जो था ना काफ़ी लंबे समय से चल रहा था, और फेडरल स्ट्रक्चर होने के बावजूद भी हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसी स्पेशल बातें डाली हुई जिसकी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा सा और अलग हो जाता है। इसको हम बोलते हैं स्पेशल प्रोविजन। मतलब बहुत सारे इंडिया के अंदर हमने डिफरेंट स्टेट्स के साथ अलग अलग ट्रीटमेंट कर रखा है। एग्जाम्पल के लिए हमने स्पेशल प्रोविजन नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को दे रखा है। वो अपने इंडिजीनियस ट्रिब्यूनल पॉपुलेशन और डिस्टिंक्ट हिस्ट्री की वजह से और अपने कल्चर की वजह से अलग हैं। एग्जाम्पल के लिए असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, सिक्किम, तेलंगाना। पता है हम लोगों ने इन लोगों को अलग स्टेटस क्या दिया हुआ है कि अपने कल्चर को मेंटेन रख सकते हैं, और भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग आपको चलना है। और भारत का कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपको लगता है कि आपके कल्चर के अंदर कहीं ना कहीं क्या कहते हैं इन्वॉल्व हो रहा है, तो आप उस पर स्टेप ले सकते हैं। तो ऐसा है हमारे भारत देश का कॉन्स्टिट्यूशन। स्पेशल हम लोगों ने जम्मू एंड कश्मीर को 370 धारा के तहत पूरी तरीके से कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट से अलग रखा हुआ था काफ़ी लंबे समय से, और हमने बोला हुआ था कि आप लोग 370 धारा के अकॉर्डिंग अपने देश का खुद का क्या कहते हैं संविधान बना सकते हो। इवन इनके खुद का फ्लैग और खुद का क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अपना था, लेकिन अभी 2014 के बाद जब मोदी गवर्नमेंट सरकार आई तो इसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया और अभी जम्मू एंड कश्मीर भारत की यूनियन टेरिटरी बन चुका है। तो ये थोड़ा सा स्पेशल था, एनसीईआरटी के अंदर मेंशन नहीं है, लेकिन आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए, इसकी जानकारी आपको बहुत अच्छी तरीके से होनी चाहिए। एंड देन उसके बाद बात करते हैं हम लोग यूनियन टेरिटरी के बारे में, केंद्रीय शासित प्रदेश। कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा, कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में आपने जाना, आपने देखा कि किस तरीके से भारत के अंदर कहीं ना कहीं भारत के अंदर जो कॉन्करेंट लिस्ट है वो यूनियन टेरिटरी के अंदर ही ज़्यादातर अप्लाई होती है। अब दोस्तों ये यूनियन टेरिटरी होती क्या है? केंद्रीय शासित प्रदेश ऐसी जगह
जो ना तो स्टेट बन पाई और ना ही किसी सेंट्रल के अंडर में आ पाई, तो उसे यूटी कहा गया शॉर्ट फॉर्म में, केंद्रीय शासित प्रदेश। भारत में ये समय के साथ साथ यूनियन टेरिटरीज बदलती रही, कभी ये एक रही, कभी ये 6 रही, फिर 7 हुई, फिर 8 हुई, फिर 9 हुई, फिर 11 हो गई। तो ऐसे में यूनियन टेरिटरी दोस्तों अलग से है। देर आर सम यूनिट ऑफ इंडियन यूनियन टेरिटरी विच एंजॉय वेरी लिटिल पावर। बहुत कम यूनियन टेरिटरी है जो बहुत कम पावर का इस्तेमाल कर पा रही है, जैसे दिल्ली एनसीटी है बस ये, और उसके बाद पौंडीचेरी। दोस्तों सिर्फ ये 2 ही जगह है जहां पर इलेक्शन प्रॉपर तरीके से देखे जाते हैं। अदरवाइज दमन एंड दीव, दादर नागर हवेली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, और अब तो जम्मू एंड कश्मीर हो गया है और चंडीगढ़ हो गया है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पे ये पूरी तरीके से इस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में ही आती है। एंड दीज टेरिटरी डोंट हैव द पावर ऑफ द स्टेट, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव सेपरेट पावर इन दिस रूलिंग एरिया। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि अभी मोदी जी की ही चलती है, क्योंकि यहाँ पे सीएम नहीं होता है, यहाँ पे एलजी अपॉइंट होता है। एलजी की क्या पावर है, एलजी क्या काम करता है, क्लास 11th में आपको जानने को मिलेगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन होता है। स्टेट में गवर्नर होता है लेकिन वो प्रेसिडेंट का क्या कहते हैं एजेंट होता है, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर पीएम का एजेंट होता है। तो दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर है और जो पीएम का एजेंट के रूप में काम करता है। दैट इज वाई दिल्ली की गवर्नमेंट और क्या कहते हैं आपके मोदी साहब वो आपस में लड़ते रहते हैं इस वजह से पावर को लेके। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। क्लास 10th का इसी चैप्टर का 3rd पार्ट हम नेक्स्ट पार्ट में देखने की कोशिश करेंगे। अधिक जानकारी के लिए ऐप को जरूर डाउनलोड करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।